हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी मर्दानी 3 के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पर कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हुई है और मैंने अभी हाल ही में मर्दानी 3 को देखा है। और मर्दानी 3 देखने का मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि मैंने मर्दानी 1 और मर्दानी 2 दोनों मूवीज़ देख रखी थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस मूवी को मैं इतने समय से देख रही हूँ, उसके पार्ट्स को देख रही हूँ, सेकंड पार्ट को मैंने देखा, तो तीसरे पार्ट को मैं क्यों मिस करूँ? और जबकि मेरे पास नेटफ्लिक्स का एक्सेस है, तो मैं उसका क्यों ना सदुपयोग करूँ। और रानी मुखर्जी को मुझे ऐसे रोल में देखना बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने उनको 2014 में आई हुई मर्दानी फ़िल्म में देखा था। हालाँकि ये जो 3 मर्दानियाँ आई हैं, मर्दानी 1, मर्दानी 2 और मर्दानी 3, इसमें से अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मर्दानी 3 मुझे थोड़ी-सी कंपैरेटिवली कमज़ोर लगी है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न मुझे शायद ये लगता है कि जो डायरेक्टर थे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि मर्दानी 1 और मर्दानी 2 काफ़ी अच्छा उन्होंने बिज़नेस किया, सक्सेसफुल रहीं और उनकी कहानी भी काफ़ी लोगों को पसंद आई। लेकिन अब 2026 में वही फीमेल्स ट्रैफिकिंग, बच्चियों को उठा के लेके जाना। एक्चुअली जब 2014 में मर्दानी 1 आई थी, तब क्या था, हम लोग क्राइम शोज़ में यही शोज़ देखा करते थे, इस तरीके के एपिसोड्स देखा करते थे कि भई छोटी-छोटी बच्चियों की तस्करी हो रही है, लड़कियों की तस्करी हो रही है। तो कहीं न कहीं एक हम लोगों को एक चार्म था कि भई जो चीज़ हम क्राइम पेट्रोल में या दूसरे क्राइम शोज़ में देखते हैं, तो फ़िल्म में ये कैसे दिखाया जाएगा। और रानी मुखर्जी पहली बार एज़ अ इंस्पेक्टर दिखाई दी थीं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो दिखाई दी थीं। और मर्दानी 1 चली थी, इसी की वजह से मर्दानी 2 आई थी और मर्दानी 2 भी काफ़ी कामयाब हुई थी। और मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे मर्दानी 2 ज़्यादा अच्छी लगी थी। अगर मैं 1 और 3 से कंपेयर करूँ तो सेकंड वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, ज़्यादा स्केरी लगी थी। जो मर्दानी 2 के जो विलेन थे, आई थिंक विशाल जेठवा नाम है उनका, उनकी एक्टिंग काबिल-ए-तारीफ़ थी। जिस तरीके से वाक़ई देखकर एज़ अ फ़ीमेल एक होता है ना कि एक डर, एक खौफ़, एक कँपकँपी, जैसे कि दुश्मन मूवी जो काजोल की थी, उसमें आशुतोष राणा को देखकर कैसे फ़ीमेल ऑडियंस के पसीने छूट जाते थे कि कहीं स्क्रीन से निकल कर हमारे पास तो नहीं आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली वही वाली फ़ीलिंग मुझे विशाल को देख कर के आई थी जब मैंने उनको मर्दानी 2 में देखा था। यहाँ पर जो मर्दानी 3 में जो विलेन है वो इस बार फीमेल विलेन रखी हुई है, जिसका परफॉर्मेंस, जिसकी प्रेज़ेंस अच्छी है। मल्लिका प्रसाद है उनका नाम, जो शायद इससे पहले भी कुछ वेब सीरीज़, थिएटर वग़ैरह में काम कर चुकी हैं। और थिएटर पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, उनकी वाक़ई एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्स फैक्टर होता है, पर्सनैलिटी में तो होता ही होता है। लेकिन उनको इतना और भी अच्छा स्क्रीन प्रेज़ेंस उनका थोड़ा-सा ढीला रखा, क्योंकि ऑब्वियसली ये फीमेल सेंट्रिक किरदार है। और किस तरीके से मर्दानी इस मूवी का नाम है, जिसमें औरतें ये बताना चाहती हैं कि मर्द हमेशा औरतों को कमज़ोर समझकर ही उन पर अत्याचार करते हैं, लेकिन जब औरत अपनी आई पर आ जाती है तो फिर वो सबकी, जो मर्द उनको परेशान कर रहे होते हैं, उनकी आई उनको याद दिला देती है। तो ये इसी उद्देश्य से मर्दानी 1, मर्दानी 2 और मर्दानी 3 बनी थी। लेकिन क्योंकि इस बार इन्होंने एक फीमेल विलेन रखी, तो कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा हावी होने नहीं दिया, बल्कि एक और विलेन की जो है उसमें एंट्री करवा दी गई, मेल विलेन की, जो शायद जो फीमेल विलेन का एक मुँह बोला बेटा बनाया गया है। मैं मर्दानी 3 की बात कर रही हूँ। तो उसका एंड में जो रानी मुखर्जी के साथ जो एक 1 टू 1 जो रहा है,
जैसे कि मर्दानी 1 में भी रहा कि एक मर्द के साथ भिड़ती हुई रानी को दिखाया गया, वैसा ही सेम सिनेरियो मर्दानी 2 में भी दिखाया गया और यहाँ पर भी वही चीज़ को लाने की कोशिश की गई। लेकिन वो चीज़ इतनी इफ़ेक्ट नहीं डाल पाई है। अगर मैं मर्दानी 3 की बात करूँ ना, तो फर्स्ट हाफ पिक्चर का बहुत अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ जैसे शुरू होता है, फ़िल्म कहीं न कहीं ड्रॉप होने लगती है और एंड आते-आते ऐसा लगता है कि डायरेक्टर पर कहीं न कहीं प्रेशर है। जैसे कि पायलट के लिए होता है ना कि एक सेफ लैंडिंग प्लेन की करनी होती है, तो कितना वो रनवे खाली करवाते हैं, कैसे फिर लैंडिंग होती है। तो शायद मुझे लगा था कि फ़िल्म की जब एंडिंग करनी थी, तो डायरेक्टर पे बड़ा प्रेशर था कि कैसे भी करके बहुत सेफली, जल्दी और बड़े ही उससे पिक्चर को ख़त्म करना है। तो वो चीज़ मुझे महसूस हुई। थोड़ा-सा फीमेल एनर्जी को थोड़ा-सा और 2 फीमेल्स एनर्जी को थोड़ा-सा और वो भिड़ाना था। लेकिन क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है, तो इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा आगे लेकर नहीं गए। नहीं तो फिर वो मर्दानी नहीं बन पाती, क्योंकि मर्दानी तभी बन पाती है जब वो एक मर्द से भिड़ती है। तो यहाँ पर अगर वो एक औरत से भिड़ रही है तो वो अपने टाइटल को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। इसी के चलते जो मल्लिका प्रसाद का जो कैरेक्टर है, उसको बड़े ईज़िली ख़त्म कर दिया गया। कुछ ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा जो शायद हम देख सकते थे या बहुत अच्छे से फीमेल कैट फाइट थोड़ी और दिखाई जाती, वो नहीं दिखाई गई है। और जो एक लड़के को लाया गया रानी मुखर्जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, उसकी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी पावर पैक परफॉर्मेंस नहीं डाली गई। जैसे कि मर्दानी 2 के विलेन की डाली गई थी कि वाक़ई मतलब जब तक एक विलेन अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हीरो हीरो नहीं बन पाता है। हीरो को हीरो का खिताब विलेन ही देता है और अगर विलेन मजबूत नहीं है तो फिर हीरो भी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर फ़िल्म की हीरो भी रानी थी और हीरोइन तो थी ही रानी। लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा-सा इधर-उधर मामला तो बिगड़ा है, जिसकी वजह से कहानी धीरे-धीरे ड्रॉप होती गई सेकंड हाफ में। अच्छा, इस फ़िल्म में वो जो थी गुजराती फ़िल्म की एक्ट्रेस जो वश 2 में भी थी, वश मूवी और शैतान मूवी में जो थी, वो भी इस मूवी में दिखाई दी है। मुझे उनका नाम एक्चुअली याद नहीं है, तो मैं नहीं उनका नाम ले पाऊँगी, माफ़ी चाहती हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में उनका नाम मेंशन कर दूँगी, जो जिसकी मैंने मूवी का रिव्यू भी किया था। गुजराती एक्ट्रेस हैं जो वश 2 में भी थीं और जो अजय देवगन की शैतान मूवी आई थी, उसमें वो अजय देवगन की बेटी का रोल उन्होंने किया है। मुझे सॉरी इस वक़्त नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो भी हैं, लेकिन उनका भी कोई अच्छा खासा रोल नहीं है। उनको मतलब एक तरीके से मतलब कि रानी के सामने अगर थोड़ी-सी कोई फीमेल हावी हुई है, थोड़ी-सी, तो वो मल्लिका प्रसाद हुई हैं जो अम्मा के कैरेक्टर में थीं, लेकिन उनको भी ज़्यादा रानी पर हावी होने नहीं दिया गया है। अब मैं बात करूँगी रानी मुखर्जी के परफ़ॉर्मेंस के बारे में, तो देखिए रानी मुखर्जी के परफ़ॉर्मेंस पे बात करना ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है, क्योंकि रानी मुखर्जी के परफ़ॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है। शुरुआत से लेकर एंड तक रानी ने अपने किरदार में जो ग्रिप पकड़ के रखी है, वो काबिल तारीफ़ है। कोई भूमि पेडनेकर को भी जाकर ये मर्दानी दिखाओ कि वाक़ई एक फ़ीमेल ऑफ़िसर क्या होती है और कैसी होती है और क्या उसका ऑरा होता है, क्या उसका डेडिकेशन होता है, क्या उसका एंथुसियाज़्म होता है, क्या उसका करेज होता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ होती है। ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स जब इस तरह के किरदारों में आती हैं तो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और दूसरी फीमेल्स भी काफ़ी इंस्पायर होती हैं। उनके अंदर भी उनके भी रोम-रोम में बिजली कौंधनी से लगती है कि वाओ! हमें भी कुछ ऐसा करना है अपनी ज़िंदगी में। और मैं बताऊँ, हर औरत, हर लड़की मर्दानी बन सकती है अगर वो चाहे तो। तो एक अच्छे सब्जेक्ट
जिसकी शायद इस फ़िल्म को ज़रूरत थी, जो अनफॉर्च्यूनेटली मिलकर भी नहीं मिल पाया है। क्योंकि फीमेल से रिलेटेड इनको एक सब्जेक्ट दिखाना था, तो इस बार थोड़ा-सा वायरस से रिलेटेड दिखा दिया कि 8 साल की बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, कुछ उन पर कुछ टेस्ट वग़ैरह होंगे, जो नेगेटिव है उसको रख लिया जाएगा और जो पॉज़िटिव डिटेक्ट होगा उसको मार दिया जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये सारी बातें जब आप फ़िल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अच्छा, रानी मुखर्जी की असल ज़िंदगी में जो उनकी भाभी हैं, यानी कि रानी के भाई की पत्नी भी एक छोटी-सी भूमिका में आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेंगी। और इस फ़िल्म में रानी मुखर्जी की पर्सनल लाइफ़ को नहीं ज़्यादा दिखा पाए हैं। जो पहले मर्दानी में जो उनके हस्बैंड बने थे, वो इस जो है फ्रेंचाइज़ी में भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी कोई पर्सनल लाइफ़ के बारे में नहीं दिखाया गया है। मतलब जो पहले उसमें दिखाया गया था मर्दानी 1 में, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। हाँ, उनके हस्बैंड की थोड़ी बहुत एंट्री है, लेकिन कोई ख़ासा उनका कोई रोल नहीं है। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर सिर्फ़ रानी के कंधों पर है और वाक़ई रानी ने ही इस मूवी को अपने कंधों पर उठा के रखा है, अपने बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के साथ। और इस फ़िल्म में थोड़ी रानी थोड़ी ऐज में बड़ी भी लगी हैं, क्योंकि मर्दानी 1 और मर्दानी 2 में रानी थोड़ी डिफरेंट थी, यंग थी, लेकिन यहाँ पर उनकी ऐज दिखाई गई है कि हाँ, वो लग रही हैं। बट मुझे पर्सनली ये देखकर कोई बुरा नहीं लगा है। मेरे मेरे दिल में तो रानी के इस किरदार के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जहाँ पर एक और मैंने कुछ ऐसी इनसिक्योर एक्ट्रेसेस देखी हैं, जब वो एक ऐज पार कर लेती हैं तो और भी ज़्यादा निब्बी बन के वो घूमती हैं। लेकिन वहीं रानी जो है अपने ऐज के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने आप को हमेशा रखा है ज़्यादातर। वो ज़्यादा कुछ ओवर वो नहीं करती हैं। हाँ, अपने यंग डेज़ में उन्होंने शायद किया हो, थोड़ा बहुत एक्सपोज़ किया हो, लेकिन अब वो जो इस तरह के कैरेक्टर्स कर रही हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन उनके जो फैन्स हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि वो रानी को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, उनको अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं, वो बस अपने फ़िगर को फ्लॉन्ट करने में ही लगी रहती हैं, अपने आप को फिट बताती हैं। देखिए, फिट होना गलत नहीं है, लेकिन उस फिटनेस को आप अपनी हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी फिटनेस को खुद को ओवर एक्सपोज़ करने के लिए यूज़ करते हो, जो मुझे फिटनेस फिर बहुत ही अजीब लगती है। यहाँ पर रानी थोड़ी-सी ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा-सा उनका हाइट का भी इश्यू है, तो जो शॉर्ट हाइट वाले लोग होते हैं, उनके लिए ज़रा-सा भी वज़न बढ़ता है, तो वो बड़े बल्की लगते हैं, बड़े हेवी लगते हैं। लेकिन रानी मुखर्जी ने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था अपने कैरेक्टर के साथ। वाक़ई मतलब मुझे आज भी याद है रानी मुखर्जी की, मैंने पहली हिंदी फ़िल्म राजा की आएगी बारात देखी थी अपनी मदर के साथ, और मेरी मदर ने मुझे कहा था कि ये लड़की बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। वो दिन था और आज का दिन है। वो 97 का साल था जब रानी मुखर्जी की मूवी आई थी पहली हिंदी। बंगाली फ़िल्म में तो वो काम कर चुकी थी, पर हिंदी उनकी पहली फ़िल्म थी और उनकी पहली ही फ़िल्म से ये दिख गया था, रानी के अंदर की मर्दानी जो थी वो कहीं न कहीं इसी फ़िल्म से दिख गई थी। लेकिन उसे बाहर आते-आते बहुत वक़्त लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। 2014 में रानी मुखर्जी मर्दानी के तौर पर सामने निकल कर आई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेज़ेंट किया। तो डेफ़िनेटली ये फ़िल्म आप एक बार वन टाइम वॉच तो है। अगर आप लोग रानी की एक्टिंग के फ़ैन हैं, तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए। और क्योंकि कहते हैं ना कि रानी, रानी कौन होती है? जो पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब लोगों को लगता है कि रानियों का काम सिर्फ़ अपने राजा के लिए बच्चे पैदा करना या सज-धज के उनके साथ घूमना-फिरना नहीं होता है। वक़्त आने पर अगर प्रजा पर, उनके राजा के राज्य पे कोई मुसीबत आए, तो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ती भी थीं,
और युद्ध के मैदान में, और बहुत अच्छे से वो जो है अपने पति का साथ देती थी। तो यही एक औरत की खूबी है कि औरत सती सावित्री जब तक तब तक बनी रहती है जब तक उसको ज़रूरत लगती है, लेकिन जिस दिन उसको ये महसूस होने लगता है कि अब मुझे सती सावित्री नहीं बनना है, क्योंकि अगर मैं सती सावित्री बनी रहूँगी तो बात फिर मेरे अपनों और मेरी खुद की इज़्ज़त पर आ जाएगी। तो ये सती सावित्री को कुछ टाइम के लिए इस चोले को साइड में उतार के रखो और अपने अंदर की जो रानी है, जो मर्दानी है, उसको जगाओ। तो ये मुझे लगता है कि ये विमेन्स को इंस्पायर करने के लिए ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी और हो सकती थी, बट अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे प्रेशर के साथ इस फ़िल्म को बनाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली हर बार एक नया प्लॉट, यूनिक प्लॉट कहाँ से लाएँ? मर्दानी 2 डेफ़िनेटली इन दोनों मूवी से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, और बट ठीक है, ये मूवी भी आप एक बार तो देख सकते हैं, और कमज़ोर उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी सेकंड हाफ में मूवी ड्रॉप होती हुई आपको ज़रूर महसूस होगी, मुझे तो हुई। हो सकता है आपको अच्छी लगे, और फ़िल्म ठीक-ठाक चली भी है। और मुझे बस भूमि की याद आ रही थी कि क्योंकि उसी समय जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, तो दल-दल करके वेब सीरीज़ भी अमेज़न प्राइम पर लॉन्च हुई थी। तो कहीं न कहीं मुझे लगा था, मैंने शायद इसी वजह से भी दल-दल देखी थी कि अभी रानी मुखर्जी की मर्दानी रिलीज़ हुई है और यहाँ अमेज़न प्राइम पर भूमि की ये दल-दल हुई है। तो मैंने सोचा कि शायद भूमि भी कुछ मर्दानी बनेगी, लेकिन भूमि चलो मर्दानी ना बनी, लेकिन कुछ तो बनती। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मुझे भूमि के एक्सप्रेशंस ने बहुत डिसअपॉइंट किया, और इसके बारे में मैंने काफ़ी बात कर ली। अब मैं बेचारी को बार-बार क्या शर्मिंदा करूँ भूमि को। आई होप कि अब वो कोई पुलिस ऑफ़िसर का किरदार निभाए तो अच्छे से होमवर्क करे कि क्या एक्सप्रेशन होते हैं, किस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए, किस तरीके से एक आपका बॉडी लैंग्वेज चाहिए होता है। ये बहुत बखूबी रानी मुखर्जी को ये आता है, और वाक़ई ये कैरेक्टर उन पर सूट किया है। और रानी मुखर्जी की मैंने बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं, लेकिन मेरी जो सबसे फ़ेवरेट मूवी थी ब्लैक, जिसके लिए मैं आज भी मानती हूँ और हमेशा कहूँगी कि उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात है, अब जाकर उनको नेशनल अवार्ड मिला। वो मिसेस चैटर्जी नॉर्वे करके कोई फ़िल्म आई थी, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ। मैंने तो ये फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि रानी मुखर्जी आज भी ब्लैक मूवी के लिए ही डिज़र्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जो देख नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। आप सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसका अधूरा बचपन, अधूरी जवानी और दर्दनाक बुढ़ापा, आप सोच के देखिए, अगर आपको ना सुनाई दे, ना दिखाई दे, ना आप कुछ बोल पाएँ, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? तो वो जो लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, उसको रानी मुखर्जी ने इतनी बेहतरीन, इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया था कि बिना मेकअप के, बिना कोई शोशेबाजी ड्रेस के भी रानी मुखर्जी बड़ी खूबसूरत लगी थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अधूरी लड़की, देखिए मैं अधूरा इसीलिए बोल रही हूँ, अंदर से तो ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो भी ये चैलेंज के साथ इस दुनिया में आते हैं, लेकिन बाहर बाहर की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो इन्हें लोग अधूरा ही समझते हैं। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों के भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत कुछ ये करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी कमज़ोरियों के चलते ये कितना भी अपने आप को नॉर्मल मान ले, नॉर्मल समझ ले, लेकिन कहीं न कहीं इनके पास अपॉर्च्युनिटी की कमी रहती है। इनके पास अपने सपनों को पूरी करने की जो इच्छा होती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता है कि हमारी कमज़ोरी, हमारा चैलेंज हमारे सपनों के आड़े आ रहा है, और उस बात को
पूरी जिंदगी ये लोग एक्सेप्ट करके निकाल देते हैं। तो ऐसा किरदार, इतना कठिन किरदार रानी मुखर्जी ने इतनी बखूबी निभाया। और मैंने ब्लैक मूवी का अपने चैनल पर रिव्यू भी किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने रानी मुखर्जी की तारीफ की थी। और मैं जब तक जिंदा रहूंगी रानी मुखर्जी की इस परफॉर्मेंस को दिल से अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि जो किरदार उन्होंने निभाया ब्लैक मूवी में, वो वाकई एक इंसान की छटपटाहट को बहुत अच्छे से दिखाया है। जो इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता कि वो क्या करना चाहता है, वो अपनी मन की बात किसी को सुना नहीं सकता, बता नहीं सकता, और वो खुद भी शायद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के दूसरों के सपने पूरे हुए होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। तो ये कितना बड़ा, मतलब एक, क्या कह सकते हैं, अब मैं क्या बोलूं। और उस किरदार को रानी मुखर्जी ने इतनी खूबसूरती से निभाया है। सो हैट्स ऑफ टू रानी मुखर्जी। और मैं चाहूंगी कि आगे भी रानी बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाएं। और रानी एक ऐसी वाहिद अभिनेत्री हैं जिनके टैलेंट को जेन्युइनली लोग अप्रिशिएट करते हैं और इंतजार करते हैं इनकी फिल्मों का कि कब रानी मुखर्जी की कोई फिल्म आएगी। तो बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जिनको जिनके काम की वजह से याद किया जाता है, और रानी उनमें से एक है। रानी ने भी बहुत बबली टाइप के रोल किए हैं, लेकिन फिर उन्हें भी समझ में आ गया कि उनमें जो पोटेंशियल है उन्हें उसी तरह के रोल करने चाहिए। और फिर जब उन्होंने करना शुरू किया तो पब्लिक ने भर भर कर उनकी इस चॉइस का सम्मान किया। तो खैर, अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या तारीफ कर सकती हूँ रानी मुखर्जी की। मैं कई बार कर चुकी हूँ, शायद मुझे लगता है मैं जितना भी करूँ कम है। सो इसी के साथ मर्दानी आप देखिए, वन टाइम वॉच मूवी है, टाइम पास मूवी है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। फिल्म में कोई गाने नहीं है, बैकग्राउंड में हल्के हल्के गाने हैं। सिर्फ मर्दानी 1 में ही थोड़े गाने थे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मर्दानी 2 में भी कोई खासे गाने नहीं थे, और इसमें तो बिल्कुल नहीं है। बैकग्राउंड में हल्की हल्की कुछ श्लोक वगैरह आपको शायद सुनने को मिल सकते हैं, बाकी गाने नहीं है। तो ओवरऑल ये मूवी पूरे तरीके से रानी मुखर्जी की है। ऑफ कोर्स उनके हस्बैंड ने प्रोड्यूस करी है और उन्हीं के लिए फिल्म बनाई है। आई विश कि ये थोड़ी और अच्छी होती तो फिर क्या बात होती, बट ठीक है। रानी मुखर्जी के टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, उनके काम में तो किसी भी तरह की कोई कमी मैं निकाल ही नहीं सकती हूँ, है ही नहीं। पर्सनल लाइफ में रानी कैसी भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेशनली तो एक बहुत उम्दा एक्ट्रेस हैं। हालांकि ये भी एक नेपो प्रोडक्ट है, लेकिन अच्छा नेपो प्रोडक्ट है जिसको सपोर्ट भी मिला और जिसमें टैलेंट भी है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। ज़्यादा और टेक्निकल डिटेल्स पे मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा जाना बनता है। जितना भी मैंने इस मूवी को देखा, मेरा जो भी ओपिनियन था, मैंने बहुत ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किया है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस मूवी को देखते हैं, नहीं देखते हैं। हो सकता है आप मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर नहीं भी देखी है तो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। बड़े आराम से इत्मीनान से देखिए, एंगेजिंग मूवी है, मज़ा आएगा। कहीं ना कहीं लगेगा कि आप क्राइम शो देख रहे हैं। अब तो खैर क्राइम शोज मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन एक ज़माने में मैं देखा करती थी, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। और बस इसी के साथ थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो आप बताइएगा आपको ये मर्दानी कैसी लगी। और एक बार फिर से जाते जाते रानी मुखर्जी और उनकी पूरी टीम को हैट्स ऑफ है। हाँ, फिल्म भले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी मूवी है, देख सकते हैं। और जो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि औरतों को कमज़ोर समझा जाता है, देखिए औरतों को कमज़ोर औरत ही समझती है। जब एक औरत खुद ये सोचना छोड़ देगी कि वो कमज़ोर है, तो फिर कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो कमज़ोर है। तो ये औरतों को पहले खुद अपने लिए ओपिनियन बनाना चाहिए कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ।
और मेरी स्ट्रेंथ मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये औरत को खुद को रियलाइजेशन होनी चाहिए। एंड हैट्स ऑफ टू दोज होल फीमेल ऑफिसर्स जो ये काम करती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं। डेफिनेटली हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को अगर ऐसे ऑफिसर्स मिल जाएं तो बात ही क्या है। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ चंद ही ऐसे ऑफिसर्स होते हैं और उनको फिर किस तरीके से कितने उनको ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं, कई बार उनकी बात सुनी नहीं जाती। वो भी बातें इस मूवी में थोड़ी बहुत दिखाई गई हैं, जो हर बार ही दिखाई जाती हैं, चाहे कोई वेब सीरीज हो या कोई मूवी हो, कि इतना आसान नहीं होता है। अगर आप पब्लिक के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो भी आपके हाथ में पूरे तरीके से पावर नहीं होती है। तो कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, उसके लिए भी आपको रोका जाता है, और कैसे फिर आप उसका हल निकालते हैं, ये सारी बातें आपको इस मूवी में बताई गई हैं। जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये अजीब लगे, लेकिन ऐसा होता है, होते हैं कुछ लोग जो मतलब अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छे काम करने के लिए वो वर्दी पहनते हैं, लेकिन वर्दी पहनने के बाद भी उनको रोका जाता है, उनको अच्छे काम करने के लिए मना किया जाता है, कभी किसी चीज़ का वास्ता देकर, कभी ऑर्डर्स का वास्ता देकर कि तुम्हें इससे परमिशन लेनी है, उससे परमिशन लेनी है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते-करते कभी-कभी सिचुएशन हाथ से भी निकल जाती है। तो ये सारी परिस्थितियों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, और कैसे फिर आप बैलेंस कर पाते हो, एक तरफ आपको अपने डिपार्टमेंट की भी सुननी है और अपने दिल की भी सुननी है, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मैं समझा पा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी कि जब रानी मुखर्जी एक मिशन पर निकलती हैं कि क्यों बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, क्या मकसद है, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स उनकी राहों में भी आती हैं, तो वो कैसे उसका निबेड़ा लाती हैं, ये भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा मूवी आपको नहीं बता रही हूँ, डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ कहानी। मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आप नेटफ्लिक्स पर जाकर ही देखें। तो मैं अपनी ज़बानी इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर इस मूवी को देखें और एन्जॉय करें। अच्छा लगेगा, मूवी में किसी भी तरह की कोई चीपनेस वग़ैरह नहीं है। हालाँकि इस मूवी की पीआर टीम पर एक एलिगेशन भी लगाया गया था, क्योंकि जब ये मूवी आई थी तब ये अफ़वाह फैली थी कि बहुत सारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो इस पर भी बात कंट्रोवर्सी हुई थी। पता नहीं कितनी सच है, कितनी नहीं है, लेकिन जैसे कि बच्चे अगवा होते हैं, तो वाक़ई उनके साथ क्या-क्या होता है, और अक्सर बच्चे जो गरीब घरों के गायब होते हैं, तो वो बेचारे माँ-बाप कहाँ उनको ढूँढेंगे, कहाँ उनकी पहुँच होगी। चलो, अमीर का बच्चा तो जुगाड़ वग़ैरह लगाकर उन पर प्रेशर डलवाया जा सकता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा जब जाता है, तो माँ-बाप को कैसे मिलता है? मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह की भी मुद्दों पर बात की गई है, और जितने भी बेचारे बच्चे अगवा होते हैं, बहुत खुशनसीब होते हैं बच्चे जो अगवा होने के बाद अपने माँ-बाप तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी अपने माँ-बाप की गोद तक वापस जा ही नहीं पाते, बल्कि कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। तो ये बहुत सैड पार्ट है। तो हालाँकि फ़िल्म काल्पनिक आपको लग सकती है, लेकिन बॉलीवुड काल्पनिक कहानियों के पीछे एक रियलिटी आप लोगों के सामने हमेशा लेकर आता है। बस वो पहचानने की नज़र होनी चाहिए, और जो पहचान लेता है वो बहुत सारी बातें समझ लेता है, और जो नहीं पहचान पाता है फिर ठीक है भई, आज नहीं तो कल समझेगा तो वो सही। तो और हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं समझाने के लिए, तो हमारा काम ही यही है कि जो आप लोग नहीं समझ पाए वो बात हम आपको समझा दें। तो ख़ैर ये बातें तो चलती रहेंगी, अब वक़्त आ गया है आप सबसे विदा लेने का, और एक नए वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगी आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।